नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे साथियों, मैं डेली करंट अफेयर आपको करवाता हूं और ये जो क्लास है मेरी डेली क्लास आती है और ये सुबह 6 बजे मेरी क्लास होती है। तो इस क्लास को आप अच्छे से देख लिया करो, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। और मेरे को 20 से 25 मिनट का डेली टाइम दे दिया करो सुबह सुबह। अगर आप डेली मेरी क्लास लेते हैं तो आने वाले 2 महीने बाद आप अपना करंट अफेयर देख लेना, उसके अंदर कितना सुधार आता है। आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन देख लेना, उसमें कितना सुधार आता है। बस एक बार विश्वास करके पढ़िए मेरे से, मैं कंटेंट आपके लिए बहुत अच्छा लेके आता हूँ। इसी आशा के साथ इसी सीरीज को आगे बढ़ा के आज लेके आया हूँ आपके लिए 24 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक वीडियो में आपको बने रहना है। अगर इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। वहाँ से आप लिंक से ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ ले लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 24 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। क्वेश्चन आपका था 23 दिसंबर का, जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट में देना था और बहुत सारे प्यारे साथियों ने इसका आंसर कमेंट में दिया भी था। क्वेश्चन मैंने पूछा था कि उस देश का नाम आपको बताना है जिसने भारत के प्रति थोड़ा कड़ा रुख दिखाते हुए, सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स की श्रेणी में डाला था भारत को। तो वो देश कौन सा था? तो वो देश था प्यारे साथियों अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका, ध्यान रखना, ठीक है ना। अमेरिका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी था करेंसी मैनिपुलेटर्स होता क्या है। करेंसी मैनिपुलेटर्स का मतलब ये होता है कि मान लो किसी भी मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करना। जैसे मान लो मुद्रा $1 का मान, $1 का 70 रुपये मान लो, क्या है 70 रुपये इसका मतलब अभी प्राइस है। तो हम क्या करें, $1 का मान किसी को हम 68 बता दें, या किसी को हम 69 बता दें, किसी को हम 72 बता दें। तो ये इस प्रकार से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है? मैनिपुलेटर्स कहलाता है, करेंसी मैनिपुलेटर्स कहलाता है। तो इसी प्रकार का भारत के ऊपर क्या है, मतलब थोड़ा कहा, मतलब अमेरिका ने कहा था कि भारत इसी प्रकार से कर रहा है, इसीलिए इसको इस सूची में डाल दिया अमेरिका ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में किस राज्य सरकार द्वारा जेल में बंद कैदियों से मिलने के लिए ई मुलाकात सिस्टम शुरू किया? ई मुलाकात नाम का सिस्टम जेल के अंदर बंद कैदियों से मिलने के लिए किसने स्टार्ट किया? तो ध्यान रखना, राजस्थान सरकार ने। किसने किया था? राजस्थान सरकार ने। जो भी जेल के अंदर कैदी बंद हैं उनसे मिलने के लिए ई मुलाकात सिस्टम शुरू किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने जल संरक्षण से संबंधित किस फिल्म को टैक्स फ्री किया? जल संरक्षण से संबंधित किस फिल्म को टैक्स फ्री किया? तो जल संरक्षण से संबंधित प्यारे साथियों जो फिल्म थी वो थी आपकी टर्टल। टर्टल नाम की जो फिल्म थी, ये पानी की समस्या को दर्शाती है, पानी की समस्या को दर्शाती है, और इसको टैक्स फ्री किया था राजस्थान सरकार ने। इसके साथ साथ छपाक फिल्म को भी राजस्थान सरकार ने टैक्स फ्री किया था, ये बात पे आपको ध्यान रखना है। दीपिका पादुकोण इसकी लीड एक्ट्रेस थी। छपाक इसमें मतलब एसिड अटैक के बारे में दिखाया गया था, तो इसको भी टैक्स फ्री किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान से संबंध रखने वाली किस महिला को विश्व भर के 10 प्रभावशाली एक्टिविस्ट सूची में शामिल किया गया था? 10 प्रभावशाली एक्टिविस्ट सूची में किसको शामिल किया गया था? तो ध्यान रखना साथियों, डॉक्टर कृति शर्मा को, डॉक्टर कृति भारती को, डॉक्टर कृति भारती को 10 प्रभावशाली एक्टिविस्ट सूची में शामिल किया गया था। क्यों किया गया था उसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए, राजस्थान की जोधपुर की रहने वाले हैं डॉक्टर कृति भारती। इनको बाल विवाह रोकथाम के लिए अमेरिकी टेफर्ड मैगजीन ने विश्व भर की 10 प्रभावशाली एक्टिविस्ट की सूची में क्या किया था? शामिल किया था। किसने किया था? अमेरिका की जो टेफर्ड मैगजीन है, अमेरिका की जो टेफर्ड मैगजीन है, उसने डॉक्टर कृति भारती को बाल विवाह की रोकथाम के लिए विश्व भर की 10 प्रभावशाली एक्टिविस्ट की श्रेणी में क्या है? शामिल किया था। तो ये कहाँ की रहने वाली है? जोधपुर की रहने वाली है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा ईपीसीएच के ट्रेड फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में किया गया? ईपीसीएच के ट्रेड फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर के अंदर।
कहाँ पर किया गया था? जोधपुर के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, जोधपुर के अंदर कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा ईपीसीएच के ट्रेड फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी भोपाल की ओर से कविता संग्रह के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार अखिल भारतीय भवानी प्रसाद मिश्र कविता पुरस्कार 2017 किसे दिया गया था? ये किसकी तरफ से दिया जाता है? ये साहित्य अकादमी भोपाल की तरफ से दिया जाता है। नाम आपको ध्यान रखना है इस पुरस्कार का नाम है अखिल भारतीय भवानी प्रसाद मिश्र कविता पुरस्कार 2017। तो ये जो दिया गया था, ये किसको दिया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ये दिया गया था इंदु शेखर तत्पुरुष। ठीक है, इंदु शेखर तत्पुरुष, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि साथियों जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन होते हैं वो आपके पीछे 1 साल पुराने हैं, तो ये जल्दी जल्दी करवाने में थोड़ा आपका रिवाइज हो जाएगा। आपने पढ़े तो होंगे, लेकिन मैं रिवाइज करवा दूं अच्छे से, जिससे कि आप जल्दी जल्दी इनको क्वेश्चनों को पढ़ते रहो, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका न हो। ठीक है, ज़्यादा डिटेल आपको यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो अभी हाल फिलहाल के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन ये जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन हैं वो जल्दी जल्दी बताने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए। क्यों दिया गया? कौन सी इसकी ऐसा काव्य संग्रह था जिसके लिए इनको ये अखिल भारतीय भवानी प्रसाद मिश्र कविता पुरस्कार 2017 मिला? तो उनका एक काव्य संग्रह था पीठ की आंख। ध्यान रखना, पीठ की आंख काव्य संग्रह किसका है? इंदु शेखर जी का है। और इसी पीठ की आंख के लिए इसको मिला है अखिल भारतीय भवानी प्रसाद मिश्र कविता पुरस्कार 2017। किसकी ओर से? साहित्य अकादमी भोपाल की तरफ से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रदेश की पहली देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना राजस्थान के किस जिले से शुरू की जाएगी? देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना राजस्थान किस जिले से शुरू की जाएगी? ध्यान रखेंगे आप, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कोटा। कहां से स्टार्ट की जाएगी? कोटा से स्टार्ट की जाएगी। कोटा से राजस्थान की पहली देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवनारायण एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना जो है वो कोटा जिले से स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत डाटा तैयार करने के लिए राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया? प्रधानमंत्री जो स्वनिधि योजना है उसके तहत डाटा तैयार करने के लिए राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया? तो ध्यान रखना वो शहर है आपका जयपुर। जयपुर को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत डाटा तैयार करने के लिए चुना गया था, शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये जयपुर शहर क्या करेगा? जयपुर शहर से क्या किया जाएगा? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के डाटा तैयार किए जाएंगे जयपुर शहर से, जयपुर शहर को देख करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान से किसे नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 प्रदान किया गया? एक्सीलेंस, नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 किसको प्रदान किया गया? तो नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 जो दिया गया था वो दिया गया था डॉक्टर CM सिंह को। CM सिंह को नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 प्रदान किया गया। नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 प्रदान किया गया डॉक्टर CM सिंह को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फेम इंडिया सर्वे के अंतर्गत देश भर से 50 उम्दा विधायक चुने गए। इसमें राजस्थान से किसको शामिल किया गया था? यानी पूरा जो देश है उस पूरे देश में से 50 उम्दा विधायक चुने गए थे। जिस प्रकार से आपको पता है उम्दा खिलाड़ी होते हैं, उसी प्रकार से उम्दा विधायक भी होते हैं। आजकल जो अच्छा काम करते हैं, जो बेहतरीन कार्य करते हैं, उनको बोलते हैं उम्दा विधायक। तो 50 उम्दा विधायक चुने गए, उनमें राजस्थान से किसको शामिल किया गया था? तो राजस्थान से जो नंबर आया था वो सतीश पूनिया जी का आया था। किसका आया था? सतीश पूनिया जी का। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतीश पूनिया जी को 50 उम्दा विधायकों की श्रेणी में शामिल किया गया था फेम इंडिया के सर्वे के अनुसार। किसके अनुसार? ये बात आपको ध्यान रखनी है, फेम इंडिया के सर्वे के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? लीजन ऑफ मेरिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो अगर देश की बात करते हैं तो वो देश हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका देश ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अवार्ड से संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, और यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, आप देख लेना आपके एग्जाम के अंदर। देखिए, जिस प्रकार से लीजन ऑफ मेरिट से अमेरिका ने सम्मानित किया है, उसी प्रकार से सऊदी अरब ने 2016 के अंदर ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद से क्या किया था, सम्मानित किया गया था। ये एक अवार्ड होता है सऊदी अरब का प्रतिष्ठित अवार्ड। सऊदी अरब का जो प्रतिष्ठित अवार्ड है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, इसके द्वारा 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। अफगानिस्तान के द्वारा भी किया गया 2016 में। कौन से अवार्ड के द्वारा? स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमानुल्लाह खान। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमानुल्लाह खान 2016 के अंदर किया गया था अफगानिस्तान के द्वारा। फिलिस्तीन के द्वारा भी किया गया। कौन से अवार्ड के द्वारा? ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड। ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूएई के द्वारा, तो यूएई के द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2019 में, ठीक है। इसी प्रकार से रूस के द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू 2019 के द्वारा सम्मानित किया गया था। यानी 2019 में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, ग्रैंड कॉलर स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड, ये 3 अवार्ड मिले थे। 2 अवार्ड 2019 में, 1 अवार्ड 2018 में, और 2 अवार्ड मिले थे 2016 के अंदर, ठीक है। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। इसी प्रकार से 2019 में मालदीव ने भी सम्मानित किया था, और मालदीव ने कौन सा अवार्ड दिया था, तो ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन। ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, ये 2019 में दिया गया था मालदीव के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बताई है, बस अगर आपको ये बात समझ में आई है तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, एक बार शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड्स में 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? जो बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं उसमें 2020 का जो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जो जीता है वो किसने जीता है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, जो लुइस हैमिल्टन है, कार रेसिंग के ये मतलब बड़े जाने माने खिलाड़ी हैं लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन ने बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 का जो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड है वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने। अच्छा, इसके बारे में अन्य विजेताओं की बात करते हैं। अन्य विजेता की अगर बात करें तो बीबीसी यंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ध्यान रखना, आंद्रेया स्पेंडोलिनी ने जीता, जो ब्रिटिश गोताखोर हैं। यहाँ पर यंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 है, और ये क्या है? सीधा ही स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, यहाँ पर यंग स्पोर्ट्स है, ठीक है। थोड़ा में दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से बीबीसी स्पोर्ट्स कोच ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता? तो जुर्गेन क्लोप ने जीता, जो कोच हैं आपके लिवरपूल एफसी के जो कोच हैं जुर्गेन क्लोप, उन्होंने बीबीसी स्पोर्ट्स कोच ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता। इसी प्रकार से बीबीसी स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता? अगर टीम की बात करते हैं तो टीम का नाम है लिवरपूल एफसी, ठीक है। यहां पर हम बात करते हैं बीबीसी के बारे में। बीबीसी की फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 1922 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है। चेयरमैन सर डेविड क्लीमेंटी हैं और महानिदेशक टिम डेवी हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने फास्ट नामक विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप को शुरू किया है? विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का नाम रखा गया है फास्ट। इसको किस देश ने स्टार्ट किया है? तो विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप जिसका नाम फास्ट रखा गया है उसको शुरू किया है चीन ने। किसने शुरू किया है? चीन ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो आपका फास्ट है इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। फास्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो फास्ट की फुल फॉर्म आप ध्यान रखोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। आपसे पूछा जा सकता है फास्ट का पूर्ण रूप क्या है? फास्ट का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से
ध्यान रखोगे। यानी 500 मीटर अपेरच्योर स्फेरिकल टेलीस्कोप, 500 मीटर अपेरच्योर स्फेरिकल टेलीस्कोप, ये इसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट की। ये जो चीन ने विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप शुरू किया है उसका फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखना, जिसका नाम फर्स्ट रखा गया है। चीन की बात करें तो कैपिटल यानी राजधानी बीजिंग है। प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जिसको प्रीमियर के नाम से भी जाना जाता है, जो कौन है, ली केकियांग। संसद, यहाँ की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है ना। जिस प्रकार से अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। यहाँ की मुद्रा रेनमिबी या फिर युआन है, रेनमिबी या फिर युआन है, ये बात भी आप ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने JSA सेकंड कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन लॉन्च किया है? JSA सेकंड कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन लॉन्च किया है। तो ये जो लॉन्च किया गया है प्यारे साथियों, ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। यानी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्रालय ने JSA सेकंड कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन शुरू किया है। ठीक है, अच्छा, इस अभियान की टैगलाइन आपको ध्यान रखनी है। इस अभियान की टैगलाइन क्या होने वाली है? तो इस अभियान की टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। और इस अभियान को राष्ट्रीय जल मिशन ने नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ मिलकर के शुरू किया है। तो बात ध्यान रखनी है, इस अभियान को स्टार्ट किसने किया है? इस अभियान को स्टार्ट किया है राष्ट्रीय जल मिशन ने। किसके साथ मिलकर के? नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ मिलकर के। लेकिन आपको ध्यान रखना, इसको लॉन्च किसने किया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी द्वारा किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में सेहत मिशन को लॉन्च किया जाएगा? 26 दिसंबर को पीएम मोदी क्या करेंगे? एक सेहत मिशन लॉन्च करेंगे, जिसको कहां पर लॉन्च किया जाएगा? तो ध्यान रखना बड़े अच्छे से, इसको स्टार्ट किया जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। कहां पर स्टार्ट किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेहत मिशन जो है, वो सेहत नाम का जो मिशन है प्यारे साथियों, वो कहाँ पर होगा? जम्मू कश्मीर में इसको लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, ये है क्या? इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सेहत की फुल फॉर्म क्या है? सेहत की फुल फॉर्म है सोशल इंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। सोशल इंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन इसकी फुल फॉर्म है प्यारे साथियों। एक सेहत योजना भी लॉन्च की गई थी, जो 2015 में लॉन्च की गई थी। 2015 में सेहत योजना भी लॉन्च की गई थी। अब सेहत मिशन लॉन्च किया जाएगा 26 दिसंबर को। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस सेहत का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, सोशल इंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। सेहत योजना लॉन्च की गई थी 2015 में। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने हैदराबाद में भारत के पहले 5G इनोवेशन लैब की स्थापना की है? भारत के पहले 5G इनोवेशन लैब की स्थापना हैदराबाद के अंदर की गई है। किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने इसको स्टार्ट किया है या फिर इसकी स्थापना की है? तो प्यारे साथियों, उस फोन निर्माता कंपनी का नाम है ओप्पो। ओप्पो ने क्या किया? हैदराबाद के अंदर भारत का पहला 5G इनोवेशन लैब स्थापित कर दिया ओप्पो ने। 5G ना, अभी तक 4G आपने मोबाइल देखे हैं, लेकिन अब ओप्पो जो आपकी चीनी कंपनी है, उसने भारत के हैदराबाद में भारत का पहला 5G इनोवेशन लैब स्थापित कर दिया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हैदराबाद के बारे में। अब हम यहाँ पर कुछ बात करते हैं हैदराबाद के बारे में। देखिए, पहली बात आपको ध्यान रखनी है, भारत का पहला हाइपरसोनिक विंड टनल, भारत का पहला हाइपरसोनिक विंड टनल कहाँ पर स्थापित किया गया? हैदराबाद में स्थापित किया गया। इसी प्रकार से सशस्त्र बलों के लिए अपनी तरह का भारत का पहला राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र भी कहाँ पर स्थापित किया गया था?
हैदराबाद में ही स्थापित किया गया था। ये बात मैं आपको पीछे बता चुका हूँ 2-3 बार, लेकिन फिर बार बार मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ, क्योंकि रिपीट करने से बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं। उसके बाद जोन्स लांग लासेल सिटी मोमेंटम इंडेक्स 2020 में हैदराबाद को विश्व का सबसे डायनेमिक शहर चुना गया था। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, अगर आपको याद है तो। मार्च 2020 में जो विमानन प्रदर्शनी आयोजित की गई थी विंग्स इंडिया 2020, उसका आयोजन भी आपका हैदराबाद में किया गया था। और 17वें जो बायो एशिया 2020 है, 17वां बायो एशिया जो 2020 में हुआ था, उसका आयोजन भी कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सारी बातें आपको हैदराबाद के बारे में ध्यान रखनी है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 3-4 बार मैं आपको इसको रिवाइज करवा चुका हूँ और 2-4 बार और भी करवा दूंगा, आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विदेशी कंपनियों के लिए एक व्यापक व्यापार इन्फिनाइट इंडिया ऑनलाइन मंच के रूप में किसने लॉन्च किया? ये जो इन्फिनिट या फिर इनफाइनाइट जो इंडिया है, ये एक व्यापक व्यापार है विदेशी कंपनियों के लिए। इसको ऑनलाइन रूप से लॉन्च किया है, तो वो किसने किया है? तो इन्फानाइट जो इंडिया है उसको लॉन्च किया है प्यारे साथियों आईसीआईसीआई बैंक ने। किसने? आईसीआईसीआई बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आईसीआईसीआई बैंक ने इन्फानाइट इंडिया ऑनलाइन मंच के रूप में लॉन्च किया है विदेशी कंपनियों के लिए, व्यापार के लिए। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक। अब हम आईसीआईसीआई बैंक के बारे में कुछ बातें करते हैं। देखिए, युवाओं के लिए देश का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम जिसका नाम माइन रखा गया था, इसको भी किसने लॉन्च किया था? तो इसको आईसीआईसीआई ने ही लॉन्च किया था। तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ध्यान रखना। भारत का पहला जो युवाओं के लिए व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम था जिसका नाम माइन रखा गया था, उसको आईसीआईसीआई ने ही लॉन्च किया था। आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका से अपना परिचालन बंद कर दिया है। और प्यारे साथियों, एक आईबॉक्स नाम का सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी जो ऐप है, वो किसने लॉन्च किया था? वो आपका इसी बैंक ने लॉन्च किया था, आईबॉक्स नाम का। इसी प्रकार से आई मोबाइल ऐप को भी किसने लॉन्च किया था? तो आईसीआईसीआई बैंक ने ही किया था, आई मोबाइल। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट चर्चा में रहा था, अच्छे से चर्चा में रहा था, इसलिए आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। इसके चेयरमैन का नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। और प्यारे साथ इसकी टैगलाइन है हम है ना और ख्याल आपका। हम है ना और ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन है। ये कुछ मैंने आपको बातें बताई, इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है। इसमें आईबॉक्स, आई मोबाइल और माइन, ये 3 बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य ने दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है? दीनदयाल क्लिनिक को स्टार्ट करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ध्यान रखना साथियों, दीनदयाल क्लिनिक जो स्टार्ट है वो किया जाएगा आपका गुजरात के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। गुजरात के द्वारा दीनदयाल क्लिनिक शुरू किया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम कुछ बातें करते हैं गुजरात के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो करंट अफेयर है गुजरात का, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, जो 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2020 हुआ था, वो आपका केवड़िया गुजरात में ही हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो केवड़िया गुजरात में किया गया। इसी प्रकार से पीएम मोदी के द्वारा केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन भी किया गया। पीएम मोदी के द्वारा केवड़िया में ही आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और किसान सूर्योदय योजना को किसने लॉन्च किया था? गुजरात ने लॉन्च किया था। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को भी किसने लॉन्च किया था? गुजरात ने लॉन्च किया था। सुजलम सुफलाम जल संचयन अभियान को भी किसने लॉन्च किया था प्यारे साथियों? सुजलम सुफलाम जल संचयन अभियान को भी आपका किसने स्टार्ट किया था? गुजरात ने स्टार्ट किया। और विश्व के पहले सीएनजी पोर्ट टर्मिनल का निर्माण गुजरात के भावनगर बंदरगाह में किया जाएगा, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल जो है ना, वो आपका गुजरात भावनगर में ही बनेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना। बनने वाला है विश्व का पहला
CNG पोर्ट टर्मिनल, है ना। इसी प्रकार से खाद्य व ग्रामोद्योग उद्योग का पहला रेशम प्रसंस्करण प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? सुरेंद्रनगर गुजरात में इसको स्थापित किया गया। और प्यारे साथियों, बालिकाओं के कल्याण के लिए वाहली दिकरी योजना को भी किसने स्टार्ट किया था? आपका गुजरात ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और अब दीनदयाल क्लिनिक को भी किसने स्टार्ट कर दिया? गुजरात ने स्टार्ट कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको गुजरात के बारे में बताई। उम्मीद कर सकता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको गुजरात का जो आपका स्टैटिक जीके उसके बारे में थोड़ी बात करता हूँ। देखिए, गुजरात की जो गठन है वो 1 मई 1960 को किया गया था। इसकी राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के विक्रमनाथ हैं। हाईकोर्ट यहाँ पर अहमदाबाद में है, ठीक है। अच्छा, निर्वाचन सीटों की बात करें तो लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, विधानसभा में 182 सीटें हैं। राजकीय पशु यहाँ का एशियाई शेर है। राजकीय पक्षी यहाँ का सारस है। राजकीय वृक्ष यहाँ का आम है। और राजकीय फूल यहाँ का गलगोटा, जिसको मेरीगोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, ये यहाँ के कुछ राजकीय पशु पक्षी वृक्ष और फूल हैं। लोक नृत्य की बात करते हैं तो डांडिया और गरबा यहाँ के मुख्य लोक नृत्य हैं। डांडिया, टिपानी, जुरियून, भवई, लास्या और गरबा। गरबा, भवई और डांडिया, इनके बारे में पूछा जाता है प्यारे साथियों, ये कहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? तो ये गुजरात के हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी आपके कहाँ पर पड़ते हैं? गुजरात में पड़ते हैं। इसी प्रकार से एक अभ्यारण्य पड़ता है नल सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य। नल सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका कहाँ पर पड़ता है? आपका गुजरात में पड़ता है। प्रसिद्ध बांधों की बात करते हैं तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर पड़ता है। उक्के बांध आपका ताप्ती नदी पर पड़ता है। द्रोवी बांध आपका साबरमती नदी पर पड़ता है। और ये सभी के सभी कहाँ पर हैं? ये सभी के सभी आपके गुजरात में हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उक्के बांध ताप्ती नदी पर और द्रोवी बांध आपका साबरमती नदी के ऊपर स्थित है। ये सभी के सभी आपके गुजरात में हैं। यहाँ की जनजातियों के बारे में बात करें तो पटेलिया, डाफर और टोडिया, ये यहाँ की क्या है? प्रमुख जनजातियां हैं। तो ये सारा का सारा जो स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है, मैं लगभग आपको डेली स्टैटिक जीके का एक स्टेट का मैं करवाता हूँ, करवाता हूँ। तो इनको अच्छे से याद कर लिया करो। एक साथ याद नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप रोजाना एक एक को याद करोगे तो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। और मैं दावा करता हूँ, मैं जब 3 या 4 बार बता दूंगा ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर राज्य के पशु पक्षी वृक्ष या फूल, लोक नृत्य, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जनजातियाँ, प्रसिद्ध बांध, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानियाँ, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको याद कर लिया करो। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ, कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर आज के वीडियो में कोई तकलीफ अगर आपको लगी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सजेशन देने में। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों तक, लाइक जरूर करेंगे, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े। अब मैं आपसे पूछता हूँ आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि देश का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है प्यारे साथियों, ठीक है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, सभी के कमेंट में पढ़ता हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। जो भी आपकी तैयारी है उसके ऊपर आप विश्वास रखिए। कभी भी ये मत सोचना कि मेरी तैयारी कम है, कम नहीं है प्यारे साथियों। अगर आप दिल से तैयारी करते हैं, ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप अपनी मंजिल को लेकर के सीरियस होंगे। अगर नहीं है सीरियस तो प्यारे साथियों सीरियस हो जाइए, क्योंकि ये टाइम बहुत बदल चुका है। और इस टाइम में आपको अगर जॉब आपकी लग जाती है तो बहुत कुछ आप हासिल कर लेते हो, आप ये आपको भी पता है। थोड़ा सा जागृत हो जाइए, जागरूक हो जाइए और अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी को कीजिए, जिससे कि आपको अपनी मंजिल मिल सके, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।